अगर चार्ज अंदर है तो फ्लक्स इस बेस के थ्रू भी होगा, इस बेस के थ्रू भी होगा और कर्व सरफेस के थ्रू भी होगा। ठीक है, देखिए हर कंडीशन में आप कोई भी क्लोज सरफेस दिया हुआ है तो उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये निकालने की कोशिश करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आज क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 16 लेकर के आया हूं मैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ और इसके एप्लीकेशन के साथ ही ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। आज हम लोग फुल डिटेल्स में समझेंगे कि गॉसेस लॉ क्या होते हैं और गॉसेस लॉ इतना नेसेसरी क्यों है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। बच्चों, कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी होता है, उसके आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो गॉसेस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं गॉसेस लॉ। तो आइए देखते हैं क्या है एक्चुअली में गॉसेस लॉ। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझना होगा बच्चों हम लोगों को कि इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और उसमें मैंने कोई कंडक्टर रखा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया है, कंडक्टर को रखा है। यानी कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कंडक्टर में इधर से एंट्री कर रहे हैं, उधर से एग्जिट हो रहे हैं। तो देखो यहां पे कुल मिला के 3 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री किए। तो जो एंट्री करता है वो जो फ्लक्स होता है बच्चों, मान लो इसके थ्रू फ्लक्स है φ1, इसके थ्रू फ्लक्स कितना है φ1, तो कितना एंट्री हुआ है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री किया है, कितना एंट्री किया है 3, और मैंने माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स को मैंने कहा था आपको ये नेगेटिव होता है। और इधर से देखो ये फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकल रहा है, 3 लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है। तो इधर इस बेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा φ2 बराबर +3, इसको मैंने φ2 बोल दिया। और ये जो कर्व सरफेस होता है, कर्व सरफेस के किसी भी पार्टिकुलर एरिया को ये कंसीडर करें, छोटा सा एरिया, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर है, इधर की तरफ 90 डिग्री है। तो कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा बच्चों 0। अगर हम बात करें नेट फ्लक्स की, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा फाई नेट का वैल्यू हो जाएगा, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर हो जाएगा φ1 + φ2 + φ3, जो कि आपको आएगा 0, क्योंकि ये -3 है और φ2 +3 है और ये 0 है, तो नेट फ्लक्स आ गया 0। ये नेट फ्लक्स 0 क्यों आता है? क्योंकि जितना फ्लक्स इनवर्ड है उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड है, मतलब जितना नंबर ऑफ लाइंस एंट्री किया उतना ही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आया। इसीलिए यदि मैं कोई भी कंडक्टर लूं, कोई भी क्लोज कंडक्टर लूं, और मैं इसे किसी भी फील्ड में रखूं, किसी भी फील्ड में रखूं, मान लो 3 लाइंस ऑफ फोर्स इधर से एंट्री किया, जो एंट्री किया उसको देखना है, बस एंट्री किया और इधर से 3 लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल गया। ठीक है, तो नेट फ्लक्स इसके थ्रू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी कंडक्टर को अगर हम लोग, लेकिन कंडक्टर के अंदर बच्चों चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कंडक्टर को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके थ्रू नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 आता है। अब एक फोटो और देखते हैं, एक फोटो और मान लो ये बॉडी है, ठीक है, इधर से मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पे ऐसे दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको पता होगा ये नॉर्मल होता है सरफेस के। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे सर इसमें तो सब एंट्री कर रहा है, एग्जिट कहां हो रहा है, सारा एंट्री कर रहा है, तो अभी क्या फ्लक्स 0 होगा? बच्चों इसमें फ्लक्स 0 नहीं होगा, नेट फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होगे कि सर इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गया तो इधर से तो निकलना चाहिए ना, निकला नहीं, तो ये फिर गया कहां? सोचो जरा, सोचो गया कहां? इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर कोई ना कोई चार्ज है, कोई ना कोई चार्ज है जो लाइंस ऑफ फोर्स आता है तो उसको खा जाता है। आजा, इसको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ो, है ना, कोई ना कोई अंदर चार्ज बैठा हुआ है जो इस लाइंस ऑफ फोर्स को वहां खत्म ही कर दे रहा है। मर जा, इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया, सबको मार दिया। तो आप जानते हो कि लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से और जाके टर्मिनेट कहां हो जाता है, नेगेटिव चार्ज पे, खत्म हो जाता है नेगेटिव चार्ज पे। इसका मतलब अंदर में कोई ना कोई टोटल नेगेटिव चार्ज है जो इस लाइंस ऑफ फोर्स को खत्म कर दे रहा है, आता है खत्म कर दे रहा है, आता है खत्म कर दे रहा है। यानी इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे लेकिन नेट चार्ज क्या है, नेगेटिव है। नेट चार्ज क्या है, क्यू नेट का वैल्यू अंदर क्या है, कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है जो सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और सपोज करो, एक फोटो में और दिखाता हूं आपको, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, आम लग रहा है ये, ठीक है, मान लो कोई कंडक्टर है ये, और इसमें मान लीजिए इधर से 3 लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री किया और इधर से 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकला। अब ये कैसे पॉसिबल है? 3 इधर से लाइंस ऑफ फोर्स गया, इधर से 7 लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकला।
इसका मतलब है बच्चों कि यहां से तो रियल में 3 ही लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री मारा है, लेकिन इधर से जो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि अंदर में कोई ना कोई चार्ज है जो बाकी सारे लाइंस ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण लाइंस ऑफ फोर्स है वो बाहर निकाल रहा है लाइंस ऑफ फोर्स को। इसका मतलब है कोई चार्ज है अंदर पे। नहीं तो अगर ऐसे न्यूट्रल कंडक्टर रहता, कोई अंदर में चार्ज नहीं होता, तो इसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या हो जाना चाहिए था, 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है 0। इसका मतलब है कि अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। कैसे समझे पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकल रहा है। ये 3 एंट्री मारा तो मान लो ये 3 बाहर निकल गया, ये 3 एंट्री मारा तो ये 3 बाहर निकल गया, लेकिन बाकी सारा जो लाइंस ऑफ फोर्स आया है, ये वाला, ये इतना दूर का लाइंस ऑफ फोर्स, ये कौन प्रोड्यूस किया है? इसका मतलब है अंदर में कोई ना कोई नेट पॉजिटिव चार्ज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्लस क्यू ही होगा, नेट टोटल जोड़ोगे तो ये फिर प्लस क्यू चार्ज आएगा। ठीक है, आप बात को समझ रहे हो? यहां से गॉस के दिमाग में, गॉस एक साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में एक बात खटकी, अरे भाई इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चार्ज है जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो भाई कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है? तो इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि अंदर चार्ज कितना बैठा है। देखो गॉस को ये नहीं पता था, गॉस जी को ये नहीं पता था कि अंदर में जो चार्ज है वो कहाँ है, चार्ज का लोकेशन कहाँ है, यहाँ चार्ज है कि यहाँ चार्ज है, यहाँ। उन्होंने क्या, ओवरऑल चार्ज जो अंदर है, जो अंदर ओवरऑल चार्ज है वही फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके कारण फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, उसके कारण यानी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स डिपेंड करेगा इसके अंदर कितना चार्ज है। तो यहां से शुरू होती है गॉस लॉ की कहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गॉस लॉ क्या है। गॉस ने कहा कि अगर कोई मान लो एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस है और इसके सेंटर पे मैंने चार्ज क्यू को रख दिया, ठीक है, तो ये चार्ज क्यू क्या करेगा, ये चारों डायरेक्शन में बच्चों क्या करेगा, लाइंस ऑफ फोर्स बनाएगा, लाइंस ऑफ फोर्स बनाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हो, है ना। फ्लक्स क्या होता है बच्चों? फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये फ्लक्स होता है। और फ्लक्स का मतलब ये भी मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर एरिया को, किसी पार्टिकुलर सरफेस को, परपेंडिकुलर, यानी लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के। तो कितने परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर एरिया को, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस जो होता है, लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस। देखो ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, net electric flux through a closed surface must be closed, ये होना चाहिए closed surface H। नेट फ्लक्स जो होता है बच्चों, देखो मैं और लैंग्वेज लिखता हूं आगे, पहले देख लो। नेट फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, ये जो होता है ये डिपेंड करता है कि अंदर में कितना चार्ज है। अंदर में जो चार्ज होगा उसको मैंने लिख दिया सिग्मा क्यू इन, और इसको डिवाइड करना होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम से। यहां पे मैंने परमिटिविटी मान लिया स्पेस का एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू क्या होगा, ये जो क्लोज सरफेस है इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा बच्चों, क्लोज सरफेस, इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स आएगा वो आएगा इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, जिसको मैंने लिखा सिग्मा क्यू इन, यानी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और उसको डिवाइड कर देना है एप्सिलॉन नॉट से। ये गॉस लॉ कहता है कि आप इस फॉर्मूला से आप कोई सिमेट्रिकल बॉडी के आसपास या कोई भी बॉडी हो उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसका वैल्यू होगा सिग्मा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस H 1 by epsilon naught times, 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by the surface, enclosed by the surface, by the surface, by the surface, by the surface, ठीक है। 1 by epsilon naught क्यों लिखा मैंने, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको 1 by epsilon naught into sigma q in, इसी को मैंने लिखा 1 by epsilon naught times net charge enclosed by the surface, ठीक है। तो ये कहता है गॉसेस लॉ, क्या कहता है गॉसेस लॉ, ये कहता है गॉसेस लॉ। जैसे मान लो मैं यहां बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल, देखो एग्जांपल क्या है बच्चों, कि अगर मान लो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर है चार्ज Q1, इसके अंदर है चार्ज Q2, एक और चार्ज है Q3। अब बोलेगा इस सरफेस के थ्रू, इस क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा,
तो नेट फ्लक्स का जो वैल्यू होगा बच्चों ये हो जाएगा सिग्मा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू इन का मतलब है कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है इस सरफेस के अंदर, देखो जरा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये नेट फ्लक्स होगा इसके थ्रू। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये नेट फ्लक्स होगा, गॉस लॉ के अनुसार ये नेट फ्लक्स होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो नेट फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था बच्चों? नेट फ्लक्स का डेफिनेशन था आई नेट बराबर क्या लिखते थे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब है ई डॉट डी ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सिग्मा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। मेरा है नहीं बराबर, बराबर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये लॉ अप्लाई कहां करेंगे? सॉरी बच्चों, अप्लाई कहां करेंगे ये लॉ? ठीक है, कैसे अप्लाई करना है उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखना होगा। तो सबसे पहले इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म देख लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्यों जाएगा बच्चों? खैर उसको बाद में मैं बता दूंगा, पहले आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज सिग्मा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा। सबसे पहले फॉर्मूला में ये देखना है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये लॉ कैसे अप्लाई किया जाएगा। सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद गॉसेस लॉ। देखो सबसे पहले तो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज वैलिड, दिस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो इसके लिए ये लॉ वैलिड है। ठीक है, नो मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है, नो मैटर वट एवर इट्स शेप एंड साइज, इट्स शेप एंड साइज। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूं आपको, जैसे मान लो मैंने एक स्फीयर रखा, मैंने एक स्फीयर लिया, इसके अंदर कहीं भी किसी भी प्लेस पे चार्ज क्यू को रख दिया, तो यहां इसके थ्रू नेट फ्लक्स पूछेगा, मैं बोलूंगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखना है टोटल चार्ज कितना है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। मान ले मैंने ऐसा बॉडी लिया रे, ऐसा कैसा रे सिंघम, ऐसा, ये कौन है, कौन के अंदर मैंने कहीं भी चार्ज रख दिया क्यू, और इसके थ्रू नेट फ्लक्स पूछेगा, तो नेट फ्लक्स का वैल्यू आएगा बच्चों सिग्मा क्यू इन कितने के बराबर हो जाएगा, यानी कि अंदर में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, मैंने एक लिया क्यू 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 क्यूब के अंदर एक चार्ज को रखा क्यू। अब इस पूरे क्यूब के थ्रू मुझे नेट फ्लक्स पूछेगा, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है? कोई भी शेप का बॉडी हो, सिर्फ चार्ज अंदर होनी चाहिए, टोटल चार्ज को डिवाइड कर देंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट से, ये इस क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स होगा। ठीक है, गॉसेस लॉ का यही कहना था। दूसरी बात ये, मान लो कोई भी इस तरह का बॉडी है, इसके अंदर है चार्ज क्यू, है ना, ये क्लोज सरफेस है, नेट फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। आप ध्यान रखना बच्चों, ये जो चार्ज होता है ना, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों दिशाओं में जाता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, ये 3D में सोचो जरा, 3D में सोचो जरा, जैसे लाइट जो होता है, जो पॉइंट सोर्स होता है, तो वो लाइट जो जाता है वो हर डायरेक्शन में जाता है। लाइट वेव जो होता है वो क्या होता है, हर डायरेक्शन में जाता है। उसी तरह इस पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये सभी डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि 3D में सोचो जरा, 3D में सोचना होगा, ये लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा, और लाइंस ऑफ फोर्स कभी बीच में ब्रेक नहीं होता है। दूसरी बात ये क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कहां है इस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी लोकेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज को मैं यहां भी रख दूं ना, इस चार्ज को उठा के, तब भी यही होगा फ्लक्स, यहां रख दूं तब भी यही होगा फ्लक्स। ठीक है, वेयर एवर बी द चार्ज, इट डजंट मैटर। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, सेकेंड पॉइंट के लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड the surface doesn't matter। मतलब समझ गए, मतलब समझा, चार्ज का लोकेशन से मतलब नहीं है। अगर स्फीयर के सेंटर पे चार्ज है तब भी नेट फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और अगर स्फीयर के अंदर कहीं भी चार्ज है तो इसके थ्रू भी नेट फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। चार्ज के लोकेशन से मतलब नहीं है। चलिए, दो पॉइंट आपने जान लिया। तीसरा पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या है,
थर्ड पॉइंट है बच्चों कि अगर 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 एक क्लोज बॉडी है ऐसा, इसके अंदर मैं दो चार्ज को रख रहा हूं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और एक चार्ज मैंने बाहर रखा Q3, ठीक है, और ये है क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो समझना जरा। जब मैं गॉसेस लॉ लगाऊंगा, जब मैं और आप मिल करके इसमें गॉसेस लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? इफ some charges are present outside the surface and some charges inside the surface then समझना, इस चीज को जरा समझना। अब मैं क्या बताने वाला हूं, देखो आउटसाइड में जो है चार्ज ये है Q3, आउटसाइड में क्या है? Q3 है, और इनसाइड में चार्ज कौन सा है? इनसाइड में जो चार्ज है वो है Q1 Q2। अब मैं यदि यहाँ पे गॉसेस लॉ लगाऊं, यदि मैं लिखूं यहाँ पे नेट फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो E डॉट dA के बराबर होता है, और ये वैल्यू होता है सिग्मा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये है गॉसेस लॉ। अब इस गॉसेस लॉ में समझो बच्चों, समझो, पहला जो लिख रहे हैं हम लोग, देखो अगर हम इसका मान निकाले सिग्मा Q इन का वैल्यू मैंने क्या बोला था आपको? सिग्मा Q इन का मतलब होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिग्मा Q इन जो होगा, ये सिर्फ अंदर वाले चार्ज को जोड़ना है, बाहर वाले चार्ज को नहीं जोड़िएगा, अंदर वाले चार्ज को जोड़ना है। Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। Q इन का मतलब है सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, यानी Q इन जो होगा ये Q1 और Q2 दोनों के कारण होगा, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स किसके कारण होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, ये बात समझना है जरा, ये बात भाषा समझना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, ये जो क्लोज सरफेस है यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट मान लेता हूं P, यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल के यहां पुट करना है, मान लो, ठीक है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखना है, तो क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां निकालेंगे क्या इसी दोनों चार्ज के कारण निकालेंगे या इसके कारण भी निकालेंगे? तो बच्चों ये चार्ज है तो इस चार्ज के कारण यहां तो कुछ ना कुछ फील्ड तो होगा ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बारी आएगी निकालने की ई का वैल्यू, तो चार्ज अंदर वाला भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकलेगा, और बाहर जो चार्ज रहेगा उसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यानी ई जो है इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, सारे चार्ज के कारण होगा, चाहे वो चार्ज बाहर हो या अंदर हो। ऑल चार्ज इसमें कौन कौन है? Q1 Q2 एंड Q3, Q1 Q2 एंड Q3। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, ठीक है। बाबू भाई का दूसरा नाम आतंक है, आतंक है, आतंक। अब देखो जरा, नेट फ्लक्स किसके कारण होगा? भाई फील्ड सबके कारण होगा, तो फील्ड ही तो फ्लक्स बनाता है, फील्ड ही क्या करता है? फ्लक्स बनाता है, ठीक है। तो यहां पे जो फ्लक्स आएगा, इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा और इसके कारण भी आएगा। यानी फाई जो निकालेंगे हम लोग, नेट फ्लक्स जो आएगा इज ड्यू टू ऑल चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3। इस फॉर्मूला में सिर्फ ये बात को समझना है। इस कॉन्सेप्ट से बच्चों जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे ही दे दिया है एक सरफेस, और इस सरफेस के अंदर दो चार्ज दे दिया, एक चार्ज बाहर दे दिया। अब आपसे पूछेगा फील्ड इज ड्यू टू Q1 एंड Q2 ओनली, Q1 एंड Q2 एंड Q3 ऑल ड्यू टू ऑल चार्जेस, ऐसे ऑप्शन दे देता है आपको, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, सिर्फ सिग्मा Q इन जो है, सिग्मा Q इन मतलब चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी, सिग्मा Q इन में बस ये दोनों चार्ज लेंगे जो सरफेस के अंदर होगा। बाकी में फ्लक्स जब निकालेंगे तो सारे चार्ज के कारण निकलेगा, बाहर के कारण भी और अंदर के कारण भी, और फील्ड जो निकालेंगे वो भी बाहर वाले चार्ज के कारण भी और अंदर वाले चार्ज के कारण भी हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब करने वाले हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और जेईई मेंस के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। वेट आने वाला है जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है? एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर? अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, एक क्यूब के सेंटर पे, एक क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज Q को रखा गया है। व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब?
सभी फेसेज के कारण सभी फेसेज से कितना फ्लक्स पास करेगा ये आपको निकालना है। तो चलो तो चले सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन सोल्यूशन रे सोल्यूशन रे। मान लो ये क्यूब है, मान लो मैंने माना कि एक क्यूब है। चलो इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू को रखा गया है। अब पूछ रहा है इस पूरे फेसेज से, पूरे फेसेज का मतलब हो गया ऑल द फेसेज, मतलब हो गया पूरे क्यूब से, ऑल द फेसेज ऑफ क्यूब। देखो सबसे पहले ये बात समझो कि नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द बॉडी कितना है, सिग्मा क्यू, इनका वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे क्यू के बराबर है, एक ही चार्ज है क्यू रखा हुआ है। तो पूरे क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिंपल सिंपल, यानी ए नंबर का आंसर ये हो जाएगा, ए आंसर ए। ठीक है, पूरे क्यूब के थ्रू गॉस ने क्या कहा था कि सारे चार्ज को निकाल लो, अंदर कितना है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये हर फेसेज को जोड़ करके फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए बी नंबर ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, बी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। आपको फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है विद ईच फेसेज ऑफ द क्यूब, हर फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, हर फेस से। देखो बच्चों, ये जो यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, किधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर तरफ जाएगा, यानी ये चारों दिशाओं फैलेगा, खड़ा खड़ा खड़ा, इधर 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 इधर, हर जगह हर जगह। ठीक है, हर जगह आएगा। चलो तो बच्चों ये चार्ज है सेंटर पे चार्ज है, तो जितना फ्लक्स ऊपर वाले सरफेस से के थ्रू रहेगा उतना ही फ्लक्स नीचे वाले सरफेस के थ्रू भी रहेगा, उतना ही फ्लक्स ये साइड वाला जो सरफेस है उसके थ्रू भी आएगा, यानी हर फेस के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो इक्वल आएगा। और क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो देखियो बी नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो ये जो नेट फ्लक्स आया है, नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना आया है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर नेट फ्लक्स का गया है। ठीक है, अब देखो जरा, नेट फ्लक्स का मतलब क्या, वन क्यूब के चलते एक क्यूब से जो फ्लक्स आया है, एक क्यूब से जो फ्लक्स आया है वो आया है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक क्यूब में बच्चों, एक क्यूब में कितने फेसेज होते हैं, 6 फेसेज। इसका मतलब 6 फेसेज से रिलेटेड जो फ्लक्स है, 6 फेसेज से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से कितना आएगा बच्चों, इच फेस बोल रहा है, एक फेज से, तो यहां लगा दो एक नियम, यूनिटरी मेथड लगा दो, 6 फेसेज से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेसेज से आएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो जाएगा आपका बी का। पूरे क्यूब के बारे में सोचो, पूरे क्यूब में कितने फेसेज, 6 फेसेज होते हैं, पूरा फेसेज के कारण जो फ्लक्स है वो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये 6 फेसेज के थ्रू फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के थ्रू कितना होगा, एक फेस के थ्रू जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से आप 2 फेसेज के कारण कितना होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 फेस के कारण कितना होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सी नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। इफ चार्ज इज नॉट एट द सेंटर ऑफ क्यूब देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ पार्ट ए एंड बी। अगर सेंटर पे नहीं रहेगा ये चार्ज, तो क्या आपका आंसर ए और बी चेंज करेगा, ए और बी चेंज करेगा। तो गॉस लॉ ने क्या कहा था, गॉस ने कहा था कि भाई इस ये चार्ज का पोजीशन कहीं भी हो, फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। इसका मतलब आंसर चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब आंसर चेंज नहीं करेगा, बात को समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल। क्या सेल लिखा है, ये यहाँ सेल होगा बच्चों, SHELL, सेल माने खोखला गोला रे, एक गोला है जो खोखला है अंदर से, खोखला है जैसे प्लास्टिक का गेंद। बच्चों देखो इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक सेल दिया हुआ है, इसमें लिखा होगा, ये JEE 2018 का क्वेश्चन है बच्चों। एक सेल दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर इसका जो एक्सेस है, ये गोला समझना इसको, इसके गोले का जो एक्सेस है जो सेंटर से पास कर रहा है वो जेड एक्सेस है, ये है। और एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, एक लाइन चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। और ये स्फीयर के अंदर से पास कर रहा है, मतलब इस पूरे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का जो इतना लेंथ है, ये लेंथ इस
सरफेस के अंदर है, यानी सेल के अंदर है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन चार्ज के कारण इसके थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा। इस लाइन चार्ज के कारण नेट फ्लक्स कितना होगा इस ट्यूब के सरफेस के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये एंगल दे दिया है कि यहां से यहां तक जो लेंथ है ये लाइन ऑफ चार्ज का, वो अंदर है और बाकी जो है वो चार्ज बाहर है। ठीक है, तो फ्लक्स यहां पे जब निकालेंगे हम लोग बच्चों, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। और ये वैल्यू दे दी आपको कि रेडियस r दिया हुआ है, और ये जो है ये लाइन जो सेल के अंदर है वो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपको निकालना है कि इस लाइन चार्ज के कारण नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द सेल क्या होगा। क्वेश्चन आई होप कि आसानी से समझ गए होंगे। चलिए, सबसे पहले गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे, नेट फ्लक्स का वैल्यू जो होता है वो होता है सिग्मा क्यू इन, यानी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी रे, इसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो आपको सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस दिख रहा है, कौन सा सरफेस, मैं इसके थोड़ा सा रंग बिरंगा कर दूं मैं संसार रे, इसको कर दिया ये रंग बिरंगा। ठीक है, अब देखो इसमें रंग बिरंगे संसार में ये स्फीयर है बच्चों, गोला है, इस गोला के अंदर कितना चार्ज होगा ये हम लोग को निकालना होगा। इस गोला के अंदर कितना चार्ज है ये साफ देख सकते हो, इतना ही लाइन पे जो चार्ज आएगा, लाइन के इतना पार्ट पर, इतना लेंथ पर जो चार्ज आएगा वही स्फीयर के अंदर है, तो बच्चों सबसे पहले ये लेंथ निकालो कितना होगा, ठीक है, ये लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आ जाएंगे इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल को मैं बाहर बता देता हूं निकाल के। ये लाइन है जो कि निकालना है, इस पे चार्ज है। ठीक है, और ये है सेंटर, और ये सेंटर O है, और ये रेडियस R है, और ये टोटल एंगल 120 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा, ये भी लेंथ रेडियस ही होगा बच्चों, ये लेंथ बराबर है, तो इस लेंथ को मैं x मान लेता हूं इसको, तो ये भी x हो जाएगा, यानी टोटल लेंथ हो जाएगा बच्चों 2x के बराबर, जो कि निकालना है हम लोग। ठीक है, ये टोटल एंगल 120 है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री रे। तो R का कंपोनेंट इधर होगा R cos 60, इधर होगा R sin 60, दैट इज x का वैल्यू हो जाएगा R sin 60 के बराबर, ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, लेंथ को मैं मान लेता हूं AB हो जाएगा 2x के बराबर, और ये हो जाएगा 2R sin 60 के बराबर, और sin 60 का वैल्यू आप जानते हो बच्चों √3/2 होता है, तो यहां से लेंथ निकला AB इक्वल टू √3R के बराबर। ठीक है, ये लेंथ मिल गया। अब लेम्डा दिया हुआ है, इसका लेम्डा से हम लोग निकाल सकते हैं कि इस पे इतना लेंथ पे कितना चार्ज आएगा, इस लेंथ पे जो सेल के अंदर है। तो बच्चों ये लेम्डा क्या बताता है, लेम्डा बताता है कि 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है, लेम्डा चार्ज है से बताया था मैंने, याद करो, चार्ज है लेम्डा। ठीक है, 2 मीटर पे कितना चार्ज होगा, 2 मीटर पे चार्ज होगा 2 लेम्डा, 3 मीटर पे 3 लेम्डा, तो √3R मीटर पे कितना होगा बच्चों, √3R मीटर पे, यानी कि इतना लेंथ पे कितना चार्ज होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, चार्ज होगा √3R इंटू लेम्डा होगा। अब मैं ये निकाल लिया कि सेल के अंदर कितना चार्ज है, तो सेल के अंदर हम लोगों ने चार्ज निकाल लिया, सिग्मा क्यू इन का वैल्यू मैंने निकाल लिया कितने के बराबर, √3R लेम्डा के बराबर, तो ये हो जाएगा √3R लेम्डा के बराबर। अब गॉस साहब ने क्या कहा था कि नेट फ्लक्स थ्रू द सेल जो होगा रे, वो सिग्मा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, देखिए हर कंडीशन में आप कोई भी क्लोज सरफेस दिया हुआ है, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये निकालने की कोशिश करो। क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज निकालो, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, वही होता है फ्लक्स बच्चों। सिग्मा क्यू इन का वैल्यू कितना हो गया, √3R लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, क्लियर है रे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द एपेक्स ऑफ कोन। एपेक्स ये हुआ बच्चों, इस कोन के एपेक्स पे यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, अंदर में यहां पे Q चार्ज रखा हुआ है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द कोन। कोन का बेस क्या होता है बच्चों, ये होता है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया से देख लो, रेडियस R दिया हुआ है, और ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये थीटा दिया हुआ है, ये यानी कि ये जो रेडियस है इस पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ये सेमी वर्टिकल, इधर वाला भी एंगल बच्चों थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, और ये सरफेस है, ये
ऊपर का बेस है, कोन का ये क्या है, बेस है, ये दिया हुआ है, बेस का रेडियस r दिया हुआ है। इस बेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा ये आपको निकालना है, इस बेस के थ्रू। ठीक है, चलो इस बेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा सर। बच्चों एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, कहीं से बताया था रे, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझो जरा। सबसे पहले ये देखना होगा मुझे किस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, ये जो फ्लैट सरफेस है उसके थ्रू निकालना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो फ्लक्स होगा बच्चों, लाइंस ऑफ फोर्स जो जाएगा, ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, हर तरफ जाएगा। ये चारों डायरेक्शन में जाएगा रे, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, ये चारों डायरेक्शन में ये लाइंस ऑफ फोर्स इधर की तरफ आएगा। अब कितना फ्लक्स होगा इस बेस के थ्रू, ये जो बेस है इसके थ्रू फ्लक्स आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जानो, अगर मैं पूरा स्फीयर बना दूं, ऐसे स्फीयर बना दूं, स्फीयर, इस स्फीयर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा बच्चों, q बाय एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे स्फीयर के थ्रू। और ये जो बेस है, ये बेस देखना होगा मुझे कि इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल, सॉलिड एंगल जिसको बोलते हो। ठीक है, तो मैं यहां बता देता हूं, सोल्यूशन देख लो जरा, सोल्यूशन देखा रे, सोल्यूशन देखा। देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, एक कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, एक कोण की कीमत तुम क्या जानो रे विद्यार्थी, देखो एक कोण दिया हुआ है। ठीक है, और इसका सेमी वर्टिकल, यहां चार्ज है बच्चों, सेमी वर्टिकल एंगल दिया है थीटा। चलिए आपको मैंने एक चीज बताया था सॉलिड एंगल के बारे में, टोटल सॉलिड एंगल जो होता है बच्चों, टोटल सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल जो होता है बच्चों वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर। ठीक है, टोटल सॉलिड एंगल कब होता है, जब एक स्फीयर टोटल सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है, ये 4 पाई होता है। और जब 4 पाई रेडियन होगा तो इस सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा बच्चों, यहां चार्ज क्यों है, अब एक सरफेस मैंने ऐसा मान लिया, इस सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल एंगल 4 पाई बनेगा तो फ्लक्स होगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई हम ये निकाल लेते हैं कि इतना सॉलिड एंगल जब बनेगा, यानी ये बेस कितना एंगल बनाएगा, ये जो बेस है ये यही सॉलिड एंगल बनाएगा यहाँ पे, यानी ये जो बेस आपको दिख रहा है ये सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, ये निकाल लेते हैं। तो हम लोग 4 पाई पे पता है कि q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस पे निकाल लेंगे इतना सॉलिड एंगल पे क्या बनेगा। अब एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, एक रिलेशन कि सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये जो सॉलिड एंगल मान लो बना कितना, ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं, और ओमेगा का मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, सेमी वर्टेक्स का एंगल, ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है। अगर जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो सॉलिड एंगल का जाके क्लास करें, समझ में आ जाएगा। इतना सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा, यानी ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में ये रिलेशन होता है, प्लेन एंगल में और सॉलिड एंगल में ये रिलेशन होता है, लेकिन ये एंगल होना चाहिए थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल होना चाहिए थीटा। इसका मतलब ये जो है, ये जो कोण का बेस है, ये इसके एपेक्स पे यानी कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना जरा, यदि मैं पूरा एंगल ले लूं 4 पाई तो फ्लक्स कितना होगा, अगर मैं सॉलिड एंगल ले लूं 4 पाई तो फ्लक्स होगा बच्चों, फ्लक्स का वैल्यू होगा q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अगर एक स्टेरेडियन होगा एंगल, एक सॉलिड एंगल होगा, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो आएगा q बाय 4 पाई को मैं यहां लिख दूंगा, यूनिटरी मेथड याद करो, यूनिटरी 4 पाई पे ये फ्लक्स है तो एक पे कितना फ्लक्स होगा, एक सॉलिड एंगल पे q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से ये जो बेस है ये कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, तो ये सॉलिड एंगल बना रहा है बच्चों 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यदि मैं सॉलिड एंगल ओमेगा लूंगा तो फ्लक्स कितना आएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। ठीक है, अरे एक सॉलिड एंगल पे इतना फ्लक्स आ रहा है तो इतना सॉलिड एंगल पे, ओमेगा सॉलिड एंगल पे कितना आएगा, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा बच्चों ये हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो यहां से मैं 2 पाई काट दूंगा तो यहां 2 बचेगा, दैट इज जो फ्लक्स आएगा बेस के थ्रू, मैं इसको यहां लिख रहा हूं बच्चों, इसके बेस के थ्रू जो फ्लक्स आएगा बच्चों ये आएगा q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आया q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हम लोग निकाल सकते हैं इसके बेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा। क्या पूछ रहा था आपसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द कोन।
इस कोन के बेस के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा ये हम लोगों को निकालना था। क्लियर है? आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसी का एप्लीकेशन आगे यूज भी होगा। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फीयर। देखो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है कि एक हेमीस्फीयर है, अर्धगोला, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू को रखा गया है। ठीक है, और इस हेमीस्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा ये आपको निकालना है। हेमीस्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा ये निकालना है रे। देखो बच्चों, इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग सॉलिड एंगल का सहारा लेंगे, सॉलिड एंगल का ध्यान देना जरा कि ये हेमीस्फीयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है। तो अभी मैंने आपको बोला कि वर्टेक्स पे यहां पे चार्ज है क्यू और ये है सेंटर ओ। इस बार वर्टेक्स का एंगल कितना हो जाएगा ये देखो जरा, मैं इसको कलर चेंज कर लूं ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या क्या किया है इसमें। ये प्लेन एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा हेमीस्फीयर के लिए 90। ठीक है, दो मेथड में इसका बताऊंगा बच्चों, ध्यान से देखना। पहले सॉलिड एंगल का यूज कर लेते हैं। ये जो प्लेन एंगल बनाया वो कितना है, थीटा है। इससे पहले याद करो, अगर मैं ऐसा शंकु बनाता हूं, ऐसा शंकु, तो कौन सा एंगल लेते हो बच्चों, ये एंगल लेते हैं, वर्टेक्स का एंगल। अगर मैं शंकु ऐसे बनाऊं, शंकु कैसे रे, कैसा ऐसा बनाया, ऐसा एंगल कौन सा ले रहे हैं देखो जरा। यहां पे चार्ज था तो ये मैंने एंगल लिया था थीटा। अगर ये थीटा 90 हो गया, थीटा कितना हो गया 90, तो ये थीटा 90 होगा तो बच्चों ये सॉलिड एंगल कितना बनाएगा ये बताओ। सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना था फॉर्मूला, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 90। और कॉस 90 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। यानी सॉलिड एंगल जो बनेगा, सॉलिड एंगल ये बनेगा 2 पाई। अब आपको एक चीज पता है कि टोटल सॉलिड एंगल अगर रहेगा तो फ्लक्स का वैल्यू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो, इससे पहले भी यही कॉन्सेप्ट यूज किए थे। अगर मैं पूरा स्फीयर बना दूं ऐसा, तो पूरा स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा स्फीयर सॉलिड एंगल कितना बनाता है, 4 पाई। तो 4 पाई एंगल पे फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 पे कितना होगा बच्चों, ये मेथड सीख लो, बहुत ही बढ़िया है। एक सॉलिड एंगल बनेगा तो फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, ये हेमीस्फीयर कितना सॉलिड एंगल बना रहा है सेंटर पे, 2 पाई। तो यदि 2 पाई होगा सॉलिड एंगल तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई। दैट इज 2 से कट गया, 2 से मर गया, 2 दूना 4, तो बचेगा नीचे क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स होगा इस हेमीस्फीयर के थ्रू। ठीक है, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट सॉलिड एंगल का। एक चीज ध्यान रखना, 4 पाई रहेगा सॉलिड एंगल तो फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। उस हिसाब से निकाल लीजिए कितना सॉलिड एंगल बना रहा है और आप फ्लक्स के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसका एक और मेथड है बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लो ये स्फीयर है, ये मान लो स्फीयर है, कितना स्फीयर है, ये मान लो आधा स्फीयर है, आधा। अभी तो मैंने पूरा बनाया, आधा भी मैं बना के दिखा देता हूं। ये आधा बन गया, आधा स्फीयर। इसके सेंटर पे चार्ज है क्यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस सरफेस को देखो, अभी चार्ज क्लोज नहीं है पूरी तरह से, चार्ज पूरी तरह से स्फीयर के अंदर नहीं है, ये बेस पे रखा हुआ है। कुछ चार्ज बाहर होगा, कुछ चार्ज पार्ट का अंदर होगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको पूरा स्फीयर बना देता हूं। दूसरा मेथड ध्यान से देखना, पूरा स्फीयर बना दो, पूरा स्फीयर। अब 1 स्फीयर के कारण जो फ्लक्स होगा, 1 स्फीयर के कारण, पूरे स्फीयर के कारण, देख लो ध्यान देना, 1 स्फीयर के कारण फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, टोटल इन चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल स्फीयर के कारण होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आधा स्फीयर के कारण आपसे पूछ रहा है इस स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, तो हाफ स्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा बच्चों, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तरीका बहुत आसान है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हेमीस्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। चलो ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जेई का क्वेश्चन है, आगे देखो, आगे देखिए, देख कितना मस्त क्वेश्चन है, देख ले। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, ये भी एंगल दिया हुआ है बच्चों, ये एंगल थीटा है, सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा। देखो ध्यान से समझना जरा, एक स्फीयर दिया, हेमीस्फीयर दिया, आधा स्फीयर ऊपर देख रहे हो, और ये किसके ऊपर है, एक कोन है, कोन के ऊपर ऐसे कटोरा रखा हुआ है, कटोरा, कोन के ऊपर कटोरा,
कोन के ऊपर भटोरा, भटोरा नहीं कटोरा, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। इसका रेडियस कितना है r, और हेमीस्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। और यहां पे जो सेमी वर्टिकल एंगल है इस कोण का ये है थीटा। क्लियर है, क्लियर है इतना। अब क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए जरा, आपसे पूछ रहा है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोनिकल सरफेस इज NQ/6ε0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये भी जेई 2022 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि अगर कोनिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स है NQ/6ε0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोनिकल सरफेस के थ्रू इस सरफेस से कितना फ्लक्स है, यह आपको दिया हुआ है NQ/ε0, ठीक है। तो आपको निकालना है n का वैल्यू, ठीक है। देखो बच्चों, अगर ये चार्ज है, इस कोन के ऊपर एक गोला रखा हुआ है, एक गोला, तो ये पूरा क्लोज सरफेस है। अगर मैं टोटल क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर मैं गॉसेस लॉ लगाऊं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है बच्चों, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सिस्टम, यानी कि Q, टोटल चार्ज तो Q ही है, उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन से। याद करो गॉस लॉ क्या बोले थे कि क्लोज सिस्टम का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उससे मतलब नहीं है, बस सिस्टम क्लोज रहना चाहिए, बस सिस्टम क्लोज रहना चाहिए। नेट फ्लक्स जो होगा वो Q/ε0 होगा। अब ध्यान देना जरा, इस नेट फ्लक्स में किसके किसके थ्रू फ्लक्स होगा, ये देखो, एक है आपके पास हेमीस्फीयर, और दूसरा है आपके पास कोनिकल स्फीयर या कोन है, कोन मान लेते हैं, एक हेमीस्फीयर है, एक कोन है। तो हेमीस्फीयर के थ्रू फ्लक्स और कोन के थ्रू फ्लक्स, नेट फ्लक्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Q/ε0 आएगा। ध्यान से देखना, नेट फ्लक्स का मतलब क्या है, नेट फ्लक्स का मतलब है कि हेमीस्फीयर के थ्रू फ्लक्स और प्लस कोन के थ्रू फ्लक्स, ये जो आएगा ये कितना आएगा, Q/ε0। ये जो फ्लक्स आएगा या हेमीस्फीयर और प्लस कोन दोनों के कारण आएगा, और दोनों के कारण नेट फ्लक्स कितना है, Q/ε0। और हेमीस्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना हो, हेमीस्फीयर के सेंटर पे कोई चार्ज रहता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसके हेमीस्फीयर के कारण जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/2ε0, यानी पूरे स्फीयर का आधा। देखो जरा ध्यान से देखो, क्या किया था मैंने, हेमीस्फीयर के सेंटर में फ्लक्स, ये चार्ज को रखा था, तो हेमीस्फीयर के कारण यानी आधा स्फीयर के कारण फ्लक्स कितना है, Q/2ε0, ठीक है। तो हेमीस्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो आएगा Q/2ε0, और कोन के फ्लक्स के थ्रू यानी कोनिकल सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो हम लोग को निकालना है, पाई कोन निकालना है, बराबर Q/ε0। तो फ्लक्स थ्रू कोनिकल सरफेस कितना हो जाएगा, यानी फाई कोन का वैल्यू, तो Q/2ε0 को उधर ले जाओ, तो Q/ε0 में से घटा दो Q/2ε0, यानी कोन के थ्रू जो फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा Q/2ε0 के बराबर। अब बच्चों क्वेश्चन में दे चुका है इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोनिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स दे रखा है NQ/6ε0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि कोन के थ्रू जो नेट फ्लक्स है वो किसके बराबर है बच्चों, NQ/6ε0 के बराबर, NQ/6ε0। लेकिन हम लोग तो कोन के थ्रू फ्लक्स निकाले, कितना आया है, Q/2ε0, तो मैं यहां लिख देता हूं Q/2ε0 इसके बदले इज इक्वल टू NQ/6ε0। यहां से आप n का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, Q और Q मारा गया, एप्सिलॉन गया, 2 3 जा 6 कट गया, n इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। अरे 3 आंसर रहेगा रे, ये इंटीजर टाइप में आ सकता है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, n इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन से आपको इसमें मदद मिली होगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी क्वेश्चन जेई का है बच्चों, यानी इसी से रिलेटेड जेई में क्वेश्चन आया है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरा। क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है, सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, और इस सिलेंडर के एक्सिस पे, ये मान लो इसका एक्सिस है y, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है P, और ये जो इसका बेस है यहाँ पे कितना सेमी वर्टिकल एंगल बना रहा है, थीटा। ये जो बेस है ये यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। और इस पॉइंट पे चार्ज Q को रखा गया है, ठीक है। इधर से भी जो ये एंगल दिया है बच्चों क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है अधूरा, ये भी जो बेस है इसका सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा। अब क्वेश्चन क्या है, देखो, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, चार्ज Q को पॉइंट P पे प्लेस किया गया। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। ध्यान देना जरा,
एक सड़ा हुआ डब्बा है मेरे पास बच्चों, मैं दिखा देता हूं। गंदा और गंदा मत देखना। ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके अंदर मैंने इसके एक्सिस पे चार्ज पॉइंट पी चिप पे चार्ज क्यू को रखा है। इसके अंदर ये एक्सिस होगा, मान लो इसका ये एक्सिस होगा, ठीक है, इसके ठीक बीच से ये एक्सिस होगा। अब बच्चों करना क्या है, ये ध्यान दो, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा दे दिया है। देखो अब कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है, कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है जब थीटा का वैल्यू क्या हो 60 डिग्री हो, ठीक है। ये जो कर्व सरफेस है बच्चों, ये कर्व सरफेस, क्योंकि देखो इसका ऊपर भी बेस है, ऊपर भी ढक्कन, नीचे भी ढक्कन, और ये कर्व सरफेस। तो अगर चार्ज अंदर है तो फ्लक्स इस बेस के थ्रू भी होगा, इस बेस के थ्रू भी होगा, और कर्व सरफेस के थ्रू भी होगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नेट फ्लक्स तो पता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, नेट फ्लक्स तो पता ही है। अब हम इस सरफेस के थ्रू, इस बेस के थ्रू और इस बेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा ये निकालेंगे, और नेट फ्लक्स में से बेस बेस उड़ा देंगे तो क्या बचेगा, कर्व। बेस बेस उड़ा दो रे, बेबी को बेस पसंद है, ठीक है, बेस बेस उड़ा दो तो कर्व सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा बच्चों वो मिल जाएगा। आइए करते हैं यही काम, आइए करते हैं यही काम। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, इस बेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा पहले ये निकालो, पहले तो निकालो नेट फ्लक्स कितना होगा। सॉल्यूशन रे सॉल्यूशन, नेट फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, तो नेट फ्लक्स गॉस साहब कहे थे कि बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज हो उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, गॉस बाबू ये कह गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि इस कर्व सरफेस, मैंने क्या कहा आपको, कर्व सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स निकालना है, तो मैंने बेस बेस उड़ाना है, मैंने बेस बेस उड़ाना है, बेबी का बेस फ्यूज करना है। ये जो बेस है बच्चों, ये इस बेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लो, और तो जितना फ्लक्स इस बेस के थ्रू होगा इस चार्ज के कारण, उतना ही फ्लक्स तो इस बेस के थ्रू भी होगा। तो मैं किसी एक बेस के थ्रू निकाल लेता हूं। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, ये कहीं सा दिख रहा है, ये एक कोन दिख रहा है बच्चों, एक कोन दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोन के एपेक्स पे चार्ज है। क्यों, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दो। किसका कॉन्सेप्ट, सॉलिड एंगल। ये जो है सरफेस, ये यहां पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो बच्चों ये जो बेस है, ये जो बेस है रे, ये बेस कितना सॉलिड एंगल बनाएगा रे, तो इसका सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, तो देखो ये एंगल थीटा दे दिया है बच्चों। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में ये रिलेशन 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ये याद रखना, ठीक है। और यहां पे आपको थीटा का वैल्यू दे भी दिया है कि थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो मैं यहां पे देखता हूं कि ये बेस जो है ये सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, पहले ये निकालो। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस, और थीटा के बदले मैं रखने जा रहा हूं 60 डिग्री, कॉस 60। तो कॉस 60 कितना हो जाता है, ऐसा एक काम करते हैं बच्चों, कॉस थीटा का वैल्यू लास्ट में रख देंगे, लास्ट में रख देंगे, बेस्ट होगा, रहने दो। ये सॉलिड एंगल है। अच्छा, टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है, याद करो, टोटल सॉलिड एंगल अभी अभी मैंने पढ़ाया था आपको, टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई, और टोटल सॉलिड एंगल कितना फ्लक्स बनाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक सॉलिड एंगल कितना फ्लक्स बनाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो ओमेगा जब सॉलिड एंगल होगा तो ये कितना फ्लक्स बनाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हाँ ओमेगा। यानी 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 क्या सर, यानी बेस के थ्रू जो वन बेस के थ्रू, कितना बेस के थ्रू, वन, इस बेस के थ्रू हम लोग निकाल रहे हैं, इस बेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। अब यहां से 2 बेस के कारण क्या होगा बच्चों, 2 बेस के कारण, 2 बेस है, 2 बेस मतलब इस बेस को भी जोड़ना पड़ेगा ना, 2 बेस के कारण निकालो, 2 बेस के कारण इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। एक बेस के थ्रू ये फ्लक्स है, 2 बेस के थ्रू 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए, तो 2 बेस के थ्रू फाई 2 बेस के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं यहाँ ओमेगा का वैल्यू रख देता हूँ कितना, 1, कितना है वैल्यू ओमेगा का, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है चीज, 2 बेस के थ्रू। अब चलो 2 पाई मारा गया, 2 पाई मारा गया, तो बेस के थ्रू जो फ्लक्स आया 2 बेस के थ्रू, फाई 2 बेस इक्वल टू आया q बाय 2 पाई कट गया, हाँ, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इस बेस के थ्रू और इस बेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना आया, q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों जरा ध्यान दो, अगर पूरा सिलेंडर के कारण मैं बोलूं, फुल सिलेंडर के कारण जो फ्लक्स आएगा, तो फुल सिलेंडर के कारण फ्लक्स कितना आएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट।
यानी बेस और कर्व सरफेस दोनों के कारण, यानी पूरे सिलेंडर के कारण, पूरे सिलेंडर के कारण, सिलेंडर में सब कुछ आ जाएगा बच्चों, बेस भी आ जाएगा और कर्व सरफेस भी आ जाएगा, तो पूरे सिलेंडर के कारण फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब पूरे सिलेंडर में कौन कौन है भैया, दो बेस है, फाई टू बेस, और एक है कर्व सरफेस, फाई कर्व। इस दोनों के थ्रू नेट फ्लक्स कितना आया है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर में क्या क्या है देख लो, ऊपर दो बेस है और एक कर्व सरफेस है, तो दो बेस और कर्व सरफेस के थ्रू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों दो बेस के कारण फ्लक्स कितना था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा प्लस फाई कर्व का वैल्यू, फाई कर्व का वैल्यू हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कर्व निकाल लो यहां से, फाई कर्व हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस टर्म को इधर ले आओ, माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा, ये आएगा। तो Q बाय, ये आएगा बच्चों Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू cos थीटा के बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है, ये होगा आंसर, किसके थ्रू, कर्व सरफेस के थ्रू ये फ्लक्स आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू cos थीटा। ये है बच्चों मजेदार क्वेश्चन, ये है बच्चों मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे गॉसियन सरफेस के साथ भी। तो आज के लिए हम लोग लेते हैं विदा, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे बच्चों कुछ क्वेश्चंस के साथ और एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ के साथ, जैसे लाइन चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा, सिलिंड्रिकल चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा आसपास, इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण क्या फील्ड होगा, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।